हेलो गाइस, वेलकम टू प्योर एनसीईआरटी क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। हम इसे एनसीईआरटी बुक से कवर करने वाले हैं और वी विल कवर इट लाइन बाय लाइन। Along this, I will let you know about some important question that can be asked in different examination. So let's start with the introduction part. In class 7, you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? क्लास 7 में आपने पढ़ा कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट शो करता है। तो कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है या फिर कोई स्लो चल रहा है। What does the distance moved by an object is unit time indicate? और जो ऑब्जेक्ट हमने लास्ट टाइम में यूनिट के बारे में पढ़ा था, उस यूनिट के बारे में बताइए जब कोई ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस किसी फिक्स टाइम पीरियड में कवर करता है। तो नाउ यू ऑल्सो हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया है, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। यू ऑल्सो नो दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। आप कभी भी बॉल को अगर ग्राउंड पे रोल करते हैं तो थोड़ी देर आगे जाके या फिर थोड़े समय बाद जाके स्लो डाउन हो जाता है। सम टाइम इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। और कभी कभी अगर वो किसी चीज़ से टकरा जाता है तो अपना या फिर खुद से भी वो अपना डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसका डायरेक्शन मूवमेंट का। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड चेंज इट्स डायरेक्शन। या तो स्लो हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज कर ले, दोनों चीज़ हो सकती है। हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट कर रहा होता है तब उसकी स्पीड बाद में जाके स्लो डाउन हो जाती है या तो फास्ट हो जाती है या तो फिर डायरेक्शन वो चेंज कर लेता है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे हम अपने इस चीज़ को हम अपने डेली एक्सपीरियंस से समझेंगे। व्हाट डू यू डू टू मेक द फुटबॉल मूव? आप किसी भी फुटबॉल को मूव कराने के लिए क्या करते हो? उसमें किक मारते हैं। What do you do to make a moving ball fast move? अब किसी भी मूविंग बॉल को उसको और फास्ट मूव करना है तब क्या करेंगे? उसको और हिट करेंगे, दोबारा फोर्स ज़्यादा लगा के ज़्यादा उसको थ्रो करने की कोशिश करेंगे। हाउ डज़ अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? कोई भी गोल कीपर फुटबॉल खेलते हैं तब वहाँ पे कैसे गोल कीपर जो है बॉल को रोकता है। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट? और कोई फील्डर जो है कैसे बॉल को रोकता है। अब यहाँ पे आप अलग अलग गेम की इमेजेस देख रहे होंगे जहाँ पे जो गोलकीपर है वो फर्स्ट इमेज में एक गोलकीपर बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। सेकंड में एक हॉकी प्लेयर जो है बॉल को हिट करके उसको दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और इमेज सी में आप देखेंगे कि फील्डर जो है बॉल को रोक रहा है। In all this situation, the ball is either made to move faster or slower, or its direction of the motion is changed. इन तीनों ही केसेस में आप देखेंगे या तो बॉल को रोका जा रहा है, उसकी स्पीड कम की जा रही है, या तो उसको फास्ट मूव करवाया जा रहा है, या तो उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है। तो ये तीन केसेस आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड। जब हम किसी बॉल को किक करते हैं तब हम उस पर क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या फिर पुश करते हैं, या थ्रो करते हैं, या फ्लिक्ड करते हैं। तो सभी केसेस में हम क्या कर रहे हैं कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज़ अ फोर्स? What can it do to bodies on which it is applied? अब फोर्स क्या होता है और ये बॉडी जिस बॉडी पे ये फोर्स अप्लाई किया जाता है उसमें ये कैसे कैसे एक्ट करता है। तो वी शैल सीक अवे आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं। टॉपिक 8.1 फोर्स, अ पुश और अ पुल। एक्शन लाइक पिकिंग, जैसे किसी चीज़ को उठाना, खोलना, बंद करना, किक करना, हिट करना, लिफ्ट करना, फ्लिकिंग करना, पुश करना, पुल करना,
ये सब चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में हम किसी न किसी टास्क में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं, किसी काम को करने के लिए हम इन सब एक्शंस का यूज़ हम अपने काम में लाते हैं। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये जो अलग अलग तरह का जो एक्शन है वो किसी न किसी तरह का चेंज लाता है ऑब्जेक्ट के मोशन में। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स? लेट अस फाइंड आउट। क्या ये जो है कोई ना कोई चेंज, कैन दिस टर्म रिप्लेस, क्या ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं? एक्टिविटी 8.1 टेबल 8.1 गिव सम एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे सिचुएशन के जहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में बताया गया है, और यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन। यहाँ पे और भी कुछ सिचुएशन को आप ऐड कर सकते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व, और इन सब एक्शन को करने के लिए क्या इन्वॉल्व है, पुश कर रहे हैं उसमें या फिर पुल कर रहे हैं, और उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। तब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्या है। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। अगर किसी बुक को आपको टेबल से मूव करना हो तो आप क्या करेंगे? पुश करेंगे, पुल करेंगे, लिफ्ट करेंगे। तो इसमें पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं और लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, अब उसको किस चीज़ में आपने एक्शन को रखा है, पुश में भी रखा है और पुल में भी रखा है। इसी तरह से आप यहाँ पे फिल करेंगे कि ओपनिंग और शटिंग ऑफ द डोर। और ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी तरफ पुल करते हैं, ठीक है। और डोर को खोलने के लिए और क्या कर सकते हैं? डोर को खोलने के लिए हम पुश भी कर सकते हैं। तो इसमें पुश और पुल दोनों आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है डू यू नोटिस। इसी तरह से बाकी जो एक्शन है वो आपको यहाँ पे समझ के उसके अकॉर्डिंग कि उसमें पुश हो रहा है या फिर पुल हो रहा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ेंगे सबको तो उसके बाद आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं इस टेबल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल और बोथ। अब इसमें कुछ एक्शन, इसमें क्या हो सकता है कि कुछ एक्शंस ऐसे हो गए जिसमें हमें पुल करना है, किसी में पुश करना है, या फिर दोनों ही आ रहा है उसमें। तो कैन बी इन्फेयर दैट दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल। और किसी भी ऑब्जेक्ट, इससे हम ये पता लगाते हैं, इन सब एक्शन से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करने के लिए उसको पुश या पुल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और साइंस की भाषा में अगर साइंटिफिक वे में हम समझे इस चीज़ को, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल लगाते हैं तो वही क्या कहलाता है, वही पुश और पुल क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो डेफिनेशन एक लाइन का डेफिनेशन है और इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, लिखने के लिए आ सकता है। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। Thus, we can say that motion imparted to object was due to the action of force. तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन इम्पार्ट होता है, अगर कोई मूवमेंट करता है ऑब्जेक्ट, तो किसी न किसी तरह का फोर्स की वजह से करता है। तो when does a force come into play? और ये कब एक्ट करता है, कब ये फोर्स जो है कब ये एक्ट करता है फोर्स, इसके बारे में हम आगे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहली क्या कह रही है। आई लर्न इन क्लास 6 दैट मैग्नेट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड इट एंड इट्स अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल। क्या जो अट्रैक्शन है वो भी एक तरह का पुल है? एंड व्हाट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स एंड इज इट अ पुल और अ पुश? तो आप इजीली समझ सकते हैं, जब दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, और अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो एक दूसरे को अवे फ्रॉम ईच अदर वो पुश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक 8.2 फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। अगर किसी चीज़ में दो चीज़ों में इंट्रैक्शन होता है तब वहाँ पे क्या होता है? फोर्स अप्लाई होता है। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। अगर कोई कार रुकी हुई है और वहाँ पे उसके पीछे एक पर्सन खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? क्या कार मूवमेंट करने लगेगी? सपोज द मैन नाउ बिगिन्स टू पुश। तो जब तक वो पर्सन जो है स्टेशनरी खड़ा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो कार में जो है कोई भी मोशन शो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो कार को पुश करना शुरू करेगा तो दैट इज़ ही अप्लाइज फोर्स। अब वहाँ पे क्या कर रहा है? वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है, एंड दैट इज़ ही अप्लाइज फोर्स। द कार में बिगिन टू मूव इन द
इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अब यहाँ पे देखिए अगर ये पर्सन पीछे खड़ा, अ पर्सन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टेशनरी, अगर कोई कार नहीं चल रही है, खड़ी है कार, तो उसको उसके पीछे अगर कोई पर्सन खड़ा है तो उससे कार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो कार मूवमेंट नहीं करेगी। लेकिन आप सेकेंड इमेज में देख सकते हैं जब उस पर्सन ने कार को पुश करना शुरू किया, कार पे फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, तो वो जो कार है आगे बढ़ने लगी। ठीक है, नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट्स मूव। तो इसीलिए आप यहाँ पे एक चीज़ मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जब अगर कार को मूवमेंट कराना है या फिर मूव कराना है, आगे बढ़ाना है, तो उसे पर्सन को उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हु इज़ पुशिंग हूम। यहाँ पे in figure 8.3 shows the three situation of the familiar to। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह का गेम हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से केस में पुल हो रहा है और कौन से केस में पुश हो रहा है। तो यहाँ पे ए पार्ट में जो है फिगर 8.3 में जो है बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर वाइल द पेयर ऑफ द गर्ल्स इन सेकेंड में जो आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। अब यहाँ पे एक दोनों दूसरे को पुश कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं अपनी तरफ। तो सिमिलरली द काऊ, अब यहाँ पे देखिए मैन और काऊ के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, मैन काऊ को अपनी तरफ पुल कर रहा है और जो काऊ है वो उसे अपनी तरफ पुल कर रहा है। हु इज़ पुलिंग हिम, तो पुल ईच अदर, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। द गर्ल इन द टू सिचुएशन शोज दैट हेयर आर प्लेइंग फोर्स ऑन ईच अदर। और यहाँ पे इस तरह से हम सिचुएशंस में देख सकते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इज़ इट ऑल्सो ट्रूथ फॉर द मैन एंड द काउ। और यहाँ पे इस काउ और मैन के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। फॉर ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल्स वी कैन इनफेयर दैट at least two object must interact for the force to come to play। अब यहाँ पे फोर्स को अप्लाई करने के लिए कम से कम एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट तो आपस में इंट्रैक्शन होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, दस एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। और यही जो इंट्रैक्शन है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, यही जो है क्या लाता है, फोर्स को इनैक्ट करता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ 8.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह का अलग अलग फोर्सेस, क्या क्या अलग तरह के फोर्सेस, डिफरेंट फोर्सेस कौन कौन से हैं। एक्टिविटी 8.2 choose a heavy object like a table, a box, which can you move only by pushing hard। मतलब कुछ कैसे एक हैवी ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है आपको। ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि इजी आसानी से मूव ना हो, उसको मूव करने के लिए आपको पुश करना पड़े। ठीक है, कैन यू मूव इट एंड नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। और ऑब्जेक्ट इतना हैवी हो कि मतलब आप उसको अकेले पुश ना कर सकें। ठीक है, तो अगर आप अकेले पुश नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड का उसमें हेल्प ले सकते हैं और उसे कहिएगा कि सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप उसे पुश कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो भी उस पुश करने में आपकी मदद करें। अब जब आप दो लोग मिलके, जब आप अकेले उस टेबल या फिर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जो है उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो अब लेकिन आपका दोस्त भी अब आपके साथ है, तब आप देखिए कि आप उस जो हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहे हैं या नहीं। तो नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर दोनों मिलके उसको पुश कर पा रहे हैं, नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि अभी तो आप दोनों सेम डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे थे। नेक्स्ट सिचुएशन में ऐसे करना है कि आपको आप दोनों को आमने सामने से फोर्स अप्लाई करना है। अगर ठीक है, तो नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट को अपोजिट साइड से आपको पुश करना है। डज द ऑब्जेक्ट मूव, अगर देखिए कि आप किस तरफ से जो है ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो कर रहा है। इफ़ इट डज नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव। अब यहाँ पे देखिए कि किस डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो कर रहा है। कैन यू गेस विच वन ऑफ यू अप्लाइंग द लार्जर फोर्स। अब जिस डायरेक्शन में, उसमें ऑब्जेक्ट में जिस डायरेक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसी डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए जब दोनों दोस्त जो हैं, ए पार्ट में आप देख सकते हैं आसानी से कि दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन
डायरेक्शन से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? आपने एक गेम के बारे में सुना होगा, टग ऑफ वॉर, जिसमें कि रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाता है। तो इन दिस गेम 2 टीम्स पुल्स रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें 2 टीम होती है और दोनों टीम जो है अपनी रस्सी को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से कि जो अलग अलग मेंबर टीम के मेंबर होते हैं, हर एक टीम चाहती है कि रस्सी को अपनी डायरेक्शन में खींचती है। समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट, कभी कभी जो है जो रस्सी है जब उसमें इक्वल फोर्स अप्लाई होता है तो रस्सी जो है कोई भी मूवमेंट शो नहीं करती है। इज इट नॉट सिमिलर टू दैट सिचुएशन शोन? यहाँ पे देखिए 8.3b में जो सिचुएशन शो की गई थी ऊपर, जहाँ पे 2 लड़कियाँ आपस में खेल रही थी, एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रही थी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि सेम सिचुएशन है लगभग। एंड द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज फ्रॉम द लार्जर फोर्स। और जो टीम जो है ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी उसी तरफ जो उसी डायरेक्शन में रोप मूवमेंट शो करेगा। फाइनली विंस द गेम, और वही जो है गेम को जीतती है। व्हाट डज दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? तो इस तरह से जो हमने अलग अलग जो एग्जाम्पल्स देखे उससे हम फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ पा रहे हैं कि फोर्स कैसा होता है, फोर्स की नेचर के बारे में हमने क्या समझा। फोर्स अप्लाइज ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अदर। अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं और वो सारी फोर्स सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हम लगाते हैं, तो वो सारी फोर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दोनों बॉयज़ ए पार्ट में देखिए कि दोनों बॉय जो हैं सेम ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कि पहला जो बॉय है वो फोर्स F1 लगा रहा है और सेकंड जो बॉय है वो फोर्स F2 लगा रहा है। तो दोनों को यहाँ पे जो टोटल फोर्स जो होगा, ये दोनों फोर्स मतलब दोनों का एडिशन होगा। यहाँ पे F1 प्लस F2 होगा, यहाँ पे दोनों फोर्स का सम कर देंगे। ये सेम डायरेक्शन के लिए। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इन द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट। इफ़ द अगर दो फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, तब नेट फोर्स जो होता है, पहले केस में तो नेट फोर्स होगा दोनों का सम, लेकिन सेकेंड केस में जहाँ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है वहाँ पे नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्सेस के बीच का डिफरेंस हम निकालते हैं। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा, थोड़े छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं आपको उसमें अप्लाई करना होगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी? तो इस स्टेटमेंट अगर आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा, तभी आप उसको करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी 8.2 व्हेन बोथ द फोर्सेस बोथ ऑफ योर वर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन से आप पुश कर रहे थे तब क्या हुआ था, जिस तरफ से फोर्स ज़्यादा लगेगी उसी डायरेक्शन में जो है बॉक्स मूव करेगा। रिकॉल दैट द टग ऑफ वॉर व्हेन 2 टीम्स पुल इक्वली हार्ड। टग ऑफ वॉर में भी क्या हुआ, जब जो टीम जो है ज़्यादा फोर्स लगाएगी उसी तरफ जो है वही टीम जीतती है। द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। अगर जब इक्वल फोर्स लगता है तब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है यानी ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा। सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी, जो इसलिए हमने क्या समझा इन सब एग्जाम्पल से कि जो फोर्स है वो लार्जर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है एंड इक्वल भी हो सकता है। अगर 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो एक दूसरे से क्या हो सकता है, लार्जर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या फिर एक दूसरे के बराबर भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इट्स मैग्नीट्यूड। और जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। वी हैव ऑल्सो स्पेसिफाइड द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। अब हमने यहाँ पे फोर्स की एक डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में अगर फोर्स की डायरेक्शन, किसी भी फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और उसी फोर्स के डायरेक्शन में या फिर मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आता है तो वो इफेक्ट में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ़ 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल? तो इसका मतलब तो बिल्कुल यही होता है कि अगर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि नेट फोर्स जो होगा हमारा 0 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर सकता है। हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द नेट फोर्स, लेकिन जो ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट किस चीज़ का होगा, इफेक्ट किस चीज़ का होगा कि नेट फोर्स का इफेक्ट होगा, चाहे वो उस पर कितनी भी फोर्सेस एक्ट करती रहें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। 8.4, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक फोर्स जो है वो मोशन के स्टेट में भी, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट में चेंज ला सकता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो क्या चेंजेस उसमें लाता है। टेक अ रबर बॉल, एक रबड़ की बॉल लीजिए, उसको कुछ थोड़े हाइट पे, टेबल की टॉप की हाइट पे या फिर कंक्रीट फ्लोर पे रख देना। नाउ जनरली पुश द बॉल, अब उसको क्या करना, टेबल पे रखना या फिर कंक्रीट फ्लोर पे रखिए। अब बॉल को क्या करना, पुश करना अलोंग द लेवल सरफेस, जो भी सरफेस है उसके अलोंग पे आपको पुश करना। डज द बॉल बिगिन टू मूव, तब जब आप बॉल को पुश करेंगे फर्श पे या फिर कहीं भी, तो क्या करेगा, बॉल मूवमेंट शुरू करेगा। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज़ स्टिल मूविंग, और जब वो मूवमेंट कर रहा है तब फिर से आपको एक बार पुश करना है। तो जब आपने ये दोबारा जो फोर्स अप्लाई किया है तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, और इस तरह से जो बॉल है, पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग, इज देयर एनी चेंज, तो वो क्या करेगा, स्पीड उसकी क्या होगी, आप ऑब्जर्व करेंगे तब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, तो जब हम मूवमेंट कर रहा है वो, और फिर से हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। अगर उसी डायरेक्शन, मतलब हमने उसको फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या होगा, स्पीड को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूव, और जब बॉल मूवमेंट कर रहा है तो उसके सामने, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के उसके सामने जाके उसके अपना पाम रख देना। तो क्या करेगा, रिमूव योर पाम एज सुन एज योर मूविंग बॉल टचेस इट, जैसे ही आपका पाम जो है बॉल को टच करे तो मतलब एक तरह से हडल बनाना है आपका हाथ का उसका बॉल को रोकने के लिए। ठीक है, रोकना तो नहीं है, बस एक बार उसको टच करके हाथ हटा लेना। तो इससे जब होगा तो क्या होगा कि फोर्स जो है, इस तरह का जो फोर्स अप्लाई किया आपने वहाँ पे, तो उस समय बॉल की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। डज द इंक्रीज, तो इस केस में हमारा सेकेंड केस में क्या होगा कि बॉल की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, आपने मतलब पहले भी इस तरह से सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन द फुटबॉल, जब आपको एक फ्री किक लेने के लिए मौका मिलता है फुटबॉल में तो क्या करता है, प्लेयर जो है अपनी पूरी ताकत लगा के फोर्स अप्लाई करके बॉल को हिट करता है, बॉल को किक करता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट, जैसे ही बॉल को जब तक हिट नहीं किया जाता, जब तक किक नहीं किया जाता तो बॉल रेस्ट में है, इसीलिए सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में होती है तो उसकी स्पीड ज़ीरो होती है। ऑब्वियस है ये। द फोर्स अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवर्ड द गोल, और जब हम उस पर किक अप्लाई करते हैं यानी एक तरह से हमने फोर्स अप्लाई किया उस पर, अब तब वो बॉल जो है मूवमेंट करेगा, ठीक है, गोल की तरफ। सपोज द गोलकीपर ड्राइव्स और जंप अप टू सेव द गोल, अब गोलकीपर क्या करेगा, जो गोलकीपर उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बाय दिस एक्शन द गोलकीपर ट्राई टू अप्लाई द फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, और जब गोलकीपर जो है मूविंग बॉल के ऊपर उसे रोकने की कोशिश करता है, ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करता है, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, अगर तो फिर क्या करता है, अगर जब गोलकीपर जब बॉल को रोकने की कोशिश करता है तो वो बॉल की स्पीड को या तो रोक देता है या फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। इस तरह से वो गोल होने से उसको रोकता है। इफ़ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो, अगर गोलकीपर जो है बॉल को रोकता है तो वो उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देता है जीरो, यानी रोक लेता है, पूरी तरह से स्टॉप कर देता है, तो वो उसकी बॉल की स्पीड को ले आता है ज़ीरो पे। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो इस तरह से अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इसकी स्पीड को क्या करता है, स्पीड में चेंज लाता है। तो इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही उसी डायरेक्शन में ही हम फोर्स को अप्लाई करते हैं,
यानी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन प्लस जो फोर्स अप्लाइड का डायरेक्शन है वो सेम हो, तो वो जो है ऑब्जेक्ट की मोशन में इंक्रीज स्पीड को इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर फोर्स को हम अप्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, तो ये जो है ऐसा जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो आई हैव सीन द चिल्ड्रन competing with one another in the moving rubber tire or ring by pushing it, and now I understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed। तो इस तरह से आप टायर पुश करते हुए बच्चे को दिखाया गया है, तो जहाँ पे वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है टायर, अगर वो लगातार इसी डायरेक्शन में उसे पुश करता रहता है तो इस तरह से जो टायर का स्पीड है वो बढ़ते जाता है। टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रेपिटेडली, और इसी तरह से टायर को फास्टर मूव करने के लिए उस पर रिपीटेड फोर्स को अप्लाई किया जाता है उसके मूवमेंट के डायरेक्शन में। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड लेट अस फाइंड आउट। तो पहेली ये जानना चाहती है कि जो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सिर्फ वो उसके स्पीड में चेंज लाता है या फिर किसी और तरह का भी चेंज लाता है। नाउ कम टू एक्टिविटी 8.4। इसमें क्या करना है आपको, टेक अ बॉल, एक बॉल को लेना है, प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी, और उसी तरह से आपको एक लेवल सरफेस पे उस बॉल को रखना है जैसे हमने इसे प्रीवियस वाले एक्टिविटी में किया था। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश, और फिर उसको बॉल में मूवमेंट शो करना है एक उसमें क्या करके, फोर्स को अप्लाई करके। नाउ प्लेस अ रूलर इन द पाथ एज शोन इन द फिगर। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ, जैसे कि आपको एक रूलर को उसके पाथ में रखना है। यू विल अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, और मूविंग बॉल है उसमें आपको फोर्स को अप्लाई करना है। ठीक है, टू मूव द सेम डायरेक्शन आफ्टर दिस स्ट्राइक द रूलर। रिपीट द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच अ वे दैट इट मेक्स द डिफरेंट एंगल टू दिस पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको मूविंग बॉल आ रही है और उस तरह से आपको एक एंगल का फॉर्मेशन करते हुए एंगुलर फॉर्म में ये हिट करेगी स्केल को और अदर डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी। अ बॉल इज सेट इन द मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग द लेवल सरफेस, एंड सेकेंड में है कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट्स स्ट्राइक द, जब हम रूलर को लाते हैं जैसे कि हमने अगर सेम डायरेक्शन में यहाँ पे पुश किया तब क्या होगा कि वो उसी पाथ पे लौट जाएगी वापस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, इसमें डायरेक्शन का चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। तो दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे वॉलीबॉल का, जिसमें कि प्लेयर जो है बॉल को पुश करते हैं मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स, जिसमें कि आपस में ही प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक द विनिंग मूव्स। मतलब वो आपस में ही अपने ही टीम मेंबर को बॉल को पास ऑन करते हैं ताकि जो है एक वो क्या करें, विनिंग, जीतने के लिए ऐसा हिट करे कि वो उनसे गेम को जीत सके। समटाइम्स द बॉल इज़ रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। कभी कभी बॉल को हम पुश करके दूसरी साइड, कोर्ट की दूसरी साइड में भेजते हैं। ठीक है, इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट, और बैट्समैन किस तरह से वो बैट की मदद से बॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं। इज़ देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस। तो आप एकदम इजीली समझ सकते हैं कि इन सब गेम्स में, इन सब एक्टिविटी में जो बॉल का डायरेक्शन है कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। और ये सब जो मूविंग बॉल का जो, जैसे मान लो कि बैट्समैन को, जो बॉलर है वो बॉल थ्रो कर रहा है बैट्समैन की तरफ, तो वो एक अलग डायरेक्शन है, और बैट्समैन ने जब बॉल को हिट किया तब वो एक अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, तो ये सब किसी न किसी तरह का जो फोर्स अप्लाई उस पर हो रहा है उसकी वजह से होता है। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड। आप मतलब खुद भी सोच सकते हैं कि क्या आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं इस तरह का। अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और इस डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ द मोशन। ठीक है, या तो अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज आए या फिर
फिर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आए, दोनों ही चेंज जो है क्या डिस्क्राइब करते हैं, दोनों ही जो है चेंज उनके स्टेट ऑफ मोशन में मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो फोर्स है वो क्या ला सकता है, मोशन के स्टेट में चेंज ला सकता है, या तो उसको डायरेक्शन को चेंज करेगा या तो उसके स्पीड को चेंज करेगा। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं इस बॉक्स में। अ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। स्टेट ऑफ मोशन वो कितनी स्पीड से मूवमेंट कर रहा है और कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ये है उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन। और जब अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इन सब चीज़ों में चेंज लाते हैं, इसकी दो कैटेगरीज में चेंज लाते हैं, ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज ला दें या फिर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज ला दें, तो ये हम उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। द स्टेट ऑफ द रेस्ट इज़ कंसिडर टू बी द स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। और स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है ज़ीरो होता है, वो बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा होता। एन ऑब्जेक्ट मे बी रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और या तो ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे, दोनों ही उसका क्या शो कर रहा है, उसका स्टेट ऑफ मोशन ही शो कर रहा है। क्योंकि उसमें क्या है, रेस्ट में क्या है, वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, वो भी उसका क्या है, स्टेट ऑफ मोशन ही है, कि उसमें स्पीड उसकी ज़ीरो है साइंटिफिक वे में अगर सोचे तो डज इट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स वुड मे रिजल्ट इन द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स का जो एप्लीकेशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला सकता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ज़ीरो स्पीड पे है, तो वो एक स्टेट ऑफ मोशन है उसका। फिर अगर हम उस पर हिट करके उसमें मोशन लाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मोशन में है, वो कोई स्पीड गेन करेगा, वो मूवमेंट शो करेगा, तो ये भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हुआ, उसका एक स्टेट ऑफ मोशन ही हुआ। तो एक स्टेट ऑफ मोशन से दूसरे स्टेट ऑफ मोशन में चला गया। It is common experience that many a time application of the force does not result in change in the state of motion। और बहुत सारा ऐसा एग्जांपल, आप एक किसी स्टेशनरी वॉल को हिट करके देखिए तो क्या वो मोमेंट शो करेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। तो बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस भी है जहाँ पे क्या हो सकता है कि जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो कोई भी चेंज उसमें स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं भी ला सकता है। एंड इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ द मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई हैवी बॉक्स है, मे नॉट मूव एट ऑल इवन यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। और कोई भारी बक्सा है मान लो, ठीक है, तो आप कितना भी फोर्स उस पर अप्लाई कर लो वो मूवमेंट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि वो कोई भी मोशन एक्सर्ट ना करे, मोशन शो ना करे। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। या फिर किसी आप दीवार को धक्का दे लीजिए, वहाँ पे भी कोई भी मोशन शो नहीं होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 8.5 फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और कैसे, यहाँ पे हम ये जानेंगे कि कैसे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो किस तरह से ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज ले आता है। तो सम सिचुएशन हैव बीन गिवन इन कॉलम 1। यहाँ पे सिचुएशन कुछ जो है कॉलम 1 में दिया हुआ है। लम्स ऑफ डो ऑन एन प्लेट। आप देखिए, जब आटा गूंथते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नीड कर रहे हैं उसको, तो उससे क्या हुआ, जो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्लोर था वो एक हमारा लम्स में चेंज हो गया। तो प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड, जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया ऊपर से तो उसकी शेप में, अब गूंथा हुआ आटा को तो आप किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो फोर्स अप्लाई करके। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ अ बाईसाइकिल। जो स्पीड फिक्स्ड होती है बाय सिटिंग ऑन द सीट, तो हम क्या करते हैं उसको, अगर स्प्रिंग जो है अगर मतलब उसकी साइज़ में चेंज आ जाता है, ठीक है, शेप में चेंज आ गया, ऐसे वो उठा हुआ रहेगा अगर जब तक हम उस पर वेट नहीं डालेंगे। जब हम वेट डालेंगे तो वो नीचे की तरफ प्रेस्ड हो जाएगा। रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल और फिक्स्ड वॉल। एक रबर बैंड को आप नेल से हैंग कर लीजिए और उसको स्ट्रेच करके देखिए, तो बाय हैंगिंग वेट पुलिंग इट एंड इट्स फ्री एंड। और दूसरे एंड पे आप उस पर वेट डाल दीजिए, तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज आएगा।
प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन द टू ब्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए कि दो ब्रिक के बीच में एक स्केल रखा हुआ है। अगर आप उसके बीच में कोई भी वेट प्लेस नहीं करते तो वो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन जैसे आपने स्केल पे भी कुछ वेट आप रख दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये भी क्या कर रहा है, शेप में चेंज ला रहा है आपका। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, आपने इन सारे ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड किया, क्या आपको पता चला, क्या आपका ऑब्जर्वेशन हुआ। तो व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम। जबकि कोई भी बलून है, फूला हुआ बलून है, अब आपने क्या किया, उसको पाम के बीच में रख के उसको प्रेस किया तो उसकी भी शेप में चेंज आ जाएगा। व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ द बॉल और डो व्हेन इट इज़ रोल्ड टू मेक अ चपाती। अब एक डो का लंप है आपके पास राउंड, अब उसको बेलना शुरू किया तो अब वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया, है ना, तो शेप में चेंज आ गया वो। तो व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन द टेबल, या फिर किसी रबर बॉल को आप रख के टेबल पे रख के प्रेस करिएगा तो वो भी थोड़ा सा फ्लैट, आपको उसमें भी शेप ऑफ चेंज आएगा। इन ऑल दिस एग्जाम्पल यू शो दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। तो इन सारा का जो है हमारा, इन सारे एग्जाम्पल्स में जो हमने फोर्स अप्लाई किया इन सब चीज़ों पे, तो उनके शेप में ये जो फोर्स अप्लाइड है वो चेंज लेकर आया। ठीक है, तो हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज़, तो यू वुड रियलाइज दैट अ फोर्स। अब जो हमने ऊपर जो एक्टिविटी किया है, तो उन सब को करने के बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि कोई भी फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसको मूवमेंट कर सकता है, अगर वो रेस्ट में है तो उसमें मूवमेंट ला सकता है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी स्पीड में चेंज ला सकता है, अगर उसके डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, उसके शेप में चेंज ला सकता है। एंड इट कॉज सम ऑफ द ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, और ये सारा ऑब्जेक्ट, ये जो इफेक्ट या फिर चेंजेस किसी भी ऑब्जेक्ट में वो शो कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको लिखने के लिए आ सकता है कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो किस तरह से ऑब्जेक्ट में चेंज लाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, तो इसीलिए आपको ध्यान, या फिर आप किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो अगर उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तो आपको दे देगा कि ये कौन सी जो चेंज फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ऑप्शन में हो सकता है ये सारे दे दें तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ ऐसा हो कि जो कुछ मिस कर देगा, तो इस तरह से आपको अगर आप जान रहे हैं कॉन्सेप्ट को तभी आप उसमें करेक्ट आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइल द फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दिस अफेक्ट, जो फोर्स है वो एक या एक से ज़्यादा इफेक्ट ला सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दिस एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स, और इनमें से कोई भी ऐसा चेंज जो है बिना फोर्स के एप्लीकेशन के पॉसिबल नहीं है। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ, और कोई भी ऑब्जेक्ट बिना, अगर उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाई इट सेल्फ, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स अप्लाई किए बिना डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता, उसकी शेप में चेंज नहीं आ सकता अपने आप। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 8.6 कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह के फोर्स को कैसे कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज के टाइप लिखने के लिए आ सकता है, तो आप क्या करेंगे कि पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेज के टाइप्स लिखेंगे, उसके बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके एग्जांपल्स के साथ हर एक जो कॉन्टैक्ट फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे उसका एग्जांपल भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी नॉलेज के लिए तो आप कॉन्सेप्ट को जानने के लिए तो वो आपको अदर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें भी काम आता है। तो नाउ कम टू द टॉपिक। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लेइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग इट, क्या आप किसी बुक को बिना लिफ्ट किए पुश किए आप उसको मूव कर सकते हैं। तो कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग, क्या पानी से किसी भी बकेट को जिसमें पानी है या फिर खाली है तो बिना फोर्स अप्लाई किए आप कैसे होल्ड कर सकते हैं। जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो जनरली जो है कहीं भी फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमने सब किसी एग्जांपल में देखा कि हम ना उसको उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ता है। ठीक है, जैसे बॉल को ही हिट कर रहे हैं तो हमें अपने हाथों को मूवमेंट करना पड़ेगा और बॉल को टच करना होगा हमें हाथों से। तो कांटेक्ट में बी ऑल्सो विद द
हेल्प ऑफ अ स्टिक, और ये कांटेक्ट हो सकता है अगर हम स्केल से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा तो कांटेक्ट है ना, इनडायरेक्टली हमने स्केल तो पकड़ा है, तो इस तरह से हम कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे व्हेन यू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और अ लिफ्ट बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। तो ये सब फोर्स कहाँ से आता है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ इन आवर बॉडी। तो ये फोर्स कहाँ से आ रहा है? हमारी बॉडी के मसल्स से आ रहा है, ठीक है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। और इसी तरह से जो मस्कुलर फोर्स है वो क्या है कि ऐसा फोर्स जो कि हमारे मसल्स के एक्शन के द्वारा होता है, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। और आप एग्जांपल दे सकते हैं, होल्डिंग अ बकेट और पिकिंग, और क्या हो सकता है, पुशिंग, पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक, या फिर कैरिंग स्कूल बैग। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, या फिर पुलिंग अ रोप। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब जो है मस्कुलर, इन सब में हमारा मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसमें हमारा बॉडी जो है ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में है, तो ये एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स हुआ। नाउ यहाँ पे हम बॉक्स देख लेते हैं। इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल अस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मूवमेंट और द बेंडिंग ऑफ अ बॉडी। ऐसे सारे जो काम हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि हमारी बॉडी का मूवमेंट और हमारी बॉडी का बेंड होके करें, या फिर बॉडी को मूव करके करें, तो ये सब जो है मस्कुलर फोर्स हेल्प हमें करते हैं इन सब कामों को करने के लिए। इन क्लास 7 यू हैव लर्नड दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड गेट पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। हमने पढ़ा था कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, जो फूड है उसको पुश किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो कुड इट बी द मस्कुलर फोर्स? तो वहाँ भी कौन एक्ट कर रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है? हमारे मसल्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी क्या है, एक मस्कुलर फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है वहाँ पे। तो यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो लंग्स है वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। वाइल वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। इनहेल करते हैं तो एक्सपैंड करता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। तो वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक्स द ब्रीदिंग पॉसिबल? तो ये लंग्स में जो प्रेजेंट है मसल्स, वो ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ये मस्कुलर फोर्स एक तरह से लग रहा है, ठीक है। तो कैन यू लिस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स? तो और भी आप एग्जाम्पल इस तरह से आप देख सकते हैं। एक्सर्टेड बाय द मसल्स के द्वारा बॉडी पे एक्सर्ट किया जा रहा है ऐसा फोर्स, ठीक है। तो वो सारे फोर्सेज जो मसल्स के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है, तो वो हमारा मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। एनिमल ऑल्सो मेक्स यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ और अदर टास्क। एनिमल भी अप्लाई करते हैं अपना मस्कुलर फोर्स को किसी भी काम को करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, बुलोक कार्ट को देख रहे हैं, या फिर हॉर्स कार्ट हो गया, या डंकी हो गया, कैमल हो गया, ये सारा कुछ ना कुछ टास्क करते हैं, वेट कैरी करते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, ये अपना मस्कुलर फोर्स को यूज़ कर रहे हैं। मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज़ यूज टू कैरी आउट मैनी डिफिकल्ट टास्क। जो मस्कुलर फोर्स है एनिमल्स का, वो अपना बहुत देखिए क्या यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कितना हैवी बर्डन उन पे डाला गया है, और ये अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई करके इसे कैरी करेंगे, ठीक है। तो सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, और इसीलिए जो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करने के लिए बिल्कुल जो हमारी बॉडी है वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट में होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट के, तभी हम मस्कुलर फोर्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। आर यू अदर टाइप ऑफ द फोर्सेज? अब आगे देखते हैं कि और अदर टाइप के फोर्सेस क्या है जिसमें कि कॉन्टैक्ट फोर्स में उसको इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट है फ्रिक्शन। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन। जैसे कि आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दिया गया था कि जो एक बॉल को रोल करना है आपको ग्राउंड पे, तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद जो है वो बॉल जो है जाके आगे रुक जाता है, ठीक है, और फाइनली वो धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है। तो व्हेन यू स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप, अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस द इंजन इज स्विच्ड ऑफ। और इसी तरह से कोई भी कार या फिर स्कूटर है, अगर आप इंजन ऑफ कर देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। सिमिलरली जो है बोट है वो भी रेस्ट में आ जाता है अगर हम उसको रो करना बंद कर देते, चलाना बंद कर देंगे। ऑल्सो
इन ऑल दीज सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इस तरह से किसी भी सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई भी जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, ऐसे लग नहीं रहा है आपको, है ना। लेकिन उनकी स्पीड में धीरे धीरे जो है उनकी स्पीड जो है डिक्रीज़ हो गई है एंड वो रेस्ट में आ गए हैं। तो व्हाट कॉजेज, तो आप ये बताइए कि किस तरह से उसमें ऐसा क्या हुआ कि मतलब उनकी उनका स्टेट ऑफ जो मोशन में है वो चेंज शो किया। तो कुड यू सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि किसी न किसी तरह का फोर्स, बिना फोर्स का एप्लीकेशन के तो उनके स्टेट ऑफ मोशन में तो चेंज आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ भी किसी न किसी तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इन सभी चीज़ों में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि उनके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड। और ये फोर्स की कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये बॉल के सरफेस में एक्ट कर रहा है एंड द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, और ग्राउंड के बीच में एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट, और इसी की वजह से जो है बॉल जो है रेस्ट में आ जाता है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू द स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। और इसी तरह से बोट के सरफेस में एंड जो ब्रिंग्स और वाटर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी की वजह से अगर हम बोट को रो करना बंद कर दें तो बोट जो है रेस्ट में आ जाती है। द फोर्स इन द फ्रिक्शन मूव्स, the force of friction always act in the all the object moving and its direction is always opposite to the direction of motion। फ्रिक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाला, सीटेट में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में वो एक्ट करता है, इसीलिए तो वो स्लो डाउन कर रहा है। हमने क्या पढ़ा कॉन्सेप्ट कि जब अगर फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट में वो अगर एक्ट करेगा तो वो उसमें डिक्रीज लाएगा, स्पीड में डिक्रीज करेगा, तो इसलिए तो स्लो डाउन हो जा रहा है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस, और ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 9। और आप इस फोर्स के बारे में इसको चैप्टर 9 में हम अच्छे से और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। यू मे बी वॉन्डरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर अ एजेंट अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज, क्या हमेशा कांटेक्ट में ही होना चाहिए फोर्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऐसे भी फोर्सेस एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे जो कि बिना कांटेक्ट किए भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए मैग्नेट को, जब हम दो मैग्नेट को अगर थोड़ी दूरी पे रखते हैं और वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, तो ये कैसे हुआ, वो तो कांटेक्ट नहीं था यहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या एक्शन हुआ उसके बीच में और वो दोनों जो हैं एक दूसरे से स्टिक हो गए, ठीक है। टेक अ पेयर ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे बिना कांटेक्ट किए भी वो मोशन शो कर रहे हैं। अगर हम सेम पोल्स को अगर पास ला रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं, मोशन शो कर रहे हैं। एंड अगर हम अपोजिट पोल्स को नियर ला रहे हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इमेज में आप देख लीजिए, यहाँ पे ये दिखाया गया ब्लू से, आप किसी भी पोल को ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन, यहाँ पे अगर अपोजिट पोल्स यहाँ पे लाया गया तो अट्रैक्शन कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर सिमिलर पोल, सेम पोल अगर हम एक दूसरे के सामने ला रहे हैं तो ये रिपल्शन शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिंस टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या ये हमेशा जो है, अगर हम दो मैग्नेट को पास में लाते हैं तो क्या हमेशा वो एक दूसरे के मतलब अपर जो मैग्नेट उसके सामने लाया गया उसी के डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा या अलग डायरेक्शन में। तो व्हाट डज ऑब्जर्व सजेस्ट, डज इट मीन दैट सम फोर्सेस मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट। तो यहाँ पे दो मैग्नेट के बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं ऐसे द अट्रैक्शन और द रिपल्सन बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन इन अनदर फॉर्म ऑफ द पुश और द पुल। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन एक तरह से क्या है, पुल है अगर अट्रैक्शन है, और अगर रिपल्शन है तो एक दूसरे
को पुश कर रहा है। तो डू यू हैव टू ब्रिंग द टू मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। ए मैग्नेट कैन, अब यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है कि अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद। एक मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन, इसीलिए क्योंकि वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब यहाँ पे ये एग्जांपल हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और इसी तरह से जो मैग्नेट अपनी तरफ आयरन के पीस को खींच लेता है वो भी एक क्या है, एक तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल, यहाँ पे आप अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल लिखने के लिए आएगा या फिर उनका, तो पहले आपको उसका मतलब अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, उसके बारे में लिखने के लिए आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक, पहले तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन लिखिएगा और एग्जाम्पल के तौर पे आप मैग्नेट और मैग्नेट आयरन का एग्जाम्पल 2 दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्टिविटी 8.7। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेना है एंड कट इट इनटू नियरली 2 पीसेस, 2 इक्वल पीसेस में काटना है, सस्पेंड करिए। इस तरह से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ, ठीक है। स्ट्रॉ रब्ड विद द पेपर अट्रैक्ट अनदर स्ट्रॉ बट रिपेल इफ इट हैज़ ऑल्सो बीन रब्ड विद द शीट ऑफ पेपर। तो उसमें क्या करना, नाउ होल्ड अ पीस ऑफ पेपर स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। एक एंड को आपको इस तरह से सस्पेंड करना और जो फ्री एंड है जहाँ पे धागा नहीं बंधा हुआ तो उसको पेपर से रब करना। फिर आपको क्या करना, नेक्स्ट में रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ पेपर। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वॉज रब्ड ईयरलियर विद द पेपर नियर टू द फ्री एंड सस्पेंडेड। अब यहाँ पे 2 पीसेस है ना, दोनों के एंड को जो है आपको पेपर से रब करना। जब आप देखेंगे कि विद द स्ट्रॉ रब्ड विद द पेपर अट्रैक्ट अनदर स्ट्रॉ, एक जो रब्ड जो स्ट्रॉ है, रब्ड स्ट्रॉ जो हैंग किया गया है पेपर से, वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे स्ट्रॉ को, लेकिन रिपेल किसे करेगा, रिपेल उसे करेगा जब वैसा स्ट्रॉ हम उसके सामने ले जाएंगे जो पेपर से रब किया होगा, तो वैसा स्ट्रॉ को वो रिपेल करेगा। स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड, जब हमने स्ट्रॉ को रब किया तो उसमें एक्वायर्ड हो गया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एक्वायर्ड हो गया, है ना, उसने गेन कर लिया। आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर, सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज, यानी वो उसने चार्ज गेन कर लिया, तो इस तरह से उसको हम कहेंगे एक चार्ज बॉडी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस तरह का जो फोर्स कोई चार्ज बॉडी अगर किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे लगाता है या फिर अनचार्ज बॉडी पे लगाता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड दिस फोर्स कम्स टू इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। और ऐसे फोर्सेस जो हैं ऐसे भी बॉडीज़ पे अप्लाई होते हैं जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इन अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन, और इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है एक तरह के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल है। यू ऑल्सो लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इन चैप्टर 12, और हम चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम जानेंगे। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्ड ऑफ योर हैंड। जब कोई कॉइन है अगर आपके हाथ में, पेन है तो वो गिर जाता है आपके हाथ से, तो क्या होता है, लीव स्लिप ऑफ योर हैंड, तो कहाँ जाता है, फॉल टू द ग्राउंड, ज़मीन पे जाता है। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल्स टू द ग्राउंड, ऊपर तो नहीं जाता ना, लीव्स और फ्रूट कहाँ गिरते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं, अर्थ पे गिरता है। व्हेन यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द, जब वो पेड़ से टूटते हैं, मतलब अगर जब तक टूटते नहीं तब तक, जब वो अटैच्ड रहते हैं पेड़ से, और जब वो टूटते हैं तो गिर के नीचे आते हैं, ना कि ऊपर जाते हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज़ सो? तो व्हेन द कॉइन इज़ हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट। जब हम कॉइन को हाथ में पकड़े होते हैं तब तक वो रेस्ट में रहता है। जैसे हम इसको रिलीज करते हैं तो ये क्या होता है, ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू होता है, नीचे की तरफ मूव करना शुरू होता है। एंड इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज। तो इस तरह से वो रेस्ट की पोजीशन से वो मोशन में आ जाता है। तो कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या ये बिना किसी फोर्स के हो सकता है? क्या हमारे हाथ में होगा कॉइन, उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा। दिस इज
विच इज़ दिस फोर्स। अब ये ऊपर भी तो जा सकता है, ये नीचे ही क्यों मूवमेंट किया? तो दस ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। हर चीज़ जो है नीचे अर्थ पे क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ जो है वो उसे अपनी तरफ खींचती है। और ये जो अर्थ का जो फोर्स अप्लाई करती है सभी चीज़ों पे, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी भी कह सकते हैं या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये सब क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस दुनिया में सब पे अप्लाई होता है ये। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल्सो ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। हम इससे अवेयर भी नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा और हम पे कौन सा एक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक्ट करते रहती है। वाटर बिगिन टू फ्लोट टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन द टैप। जैसे ही हम नल खोलते हैं पानी नीचे गिरना शुरू होता है। वाटर इन द रिवर फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसीलिए पहाड़ों से भी पानी, जो नदी का पानी है, वो हमेशा ग्राउंड पे नीचे की तरफ मूवमेंट शो करता है। ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ये जो ग्रेविटी है सिर्फ अर्थ के पास ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जितना भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में हमारा, वो सब जो है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बड़ा हो, वो सब जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे पे, फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट, एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 8.8 प्रेशर। प्रेशर क्या है? इन दिस इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड फोर्स? क्या कोई रिलेशन है प्रेशर और फोर्स में? तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम में। आई होप कि मतलब जितना भी मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो भी हो, वन डे एग्ज़ाम जितना भी होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें फोर्स, ये प्रेशर और फोर्स का जो रिलेशन है उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। फोर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो इज़ देयर एनी, यहाँ पे देखते हैं, इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? तो प्रेशर और फोर्स में कोई रिलेशन होता है, उसको फाइंड आउट करेंगे। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक और बाय इट्स हेड। यानी एक नेल को उसके हेड पे हिट करके आप उसको किसी वुड पे उसको स्टक करने की कोशिश करें। डिड यू सक्सीड? क्या आप सक्सीड हो गए? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब उसको नेल को उल्टा कर लीजिए, हेड पार्ट है उसको नीचे रखिए और जो पॉइंटेड पार्ट है उसको ऊपर रखना। अब हिट करने की कोशिश करिए। तो क्या आप इस तरह से आप नेल को उस वुडन प्लैंक में आप हिट कर पाएंगे, स्टिक कर पाएंगे? तो ना, ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ। अब जिस तरह से नाइफ का जो ब्लंट पार्ट होता है उधर से आप वेजिटेबल कट करने की कोशिश करिए। और या फिर फिर दूसरे में देन विथ, उसके बाद आप शार्प एंड से नाइफ का यूज़ करिए। तो आप क्या चाहिए, आप कौन सा साइड से यूज़ करके उससे आसानी आएगी, आपको आसानी से आप कट कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली हम शार्प साइड को यूज़ करके हम आसानी से कट कर पाते हैं। तो डू यू गेट द फीलिंग दैट एरिया ओवर विच the force is applied, example the pointed and plays the role of making these task easier? अगर हम pointed end पे अगर force apply कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? pressure apply कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और एरिया जो है तो वो उस काम को आसान बना रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करता है किसी भी यूनिट एरिया पे, उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, क्या? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर निकालने का यहाँ पे न्यूमेरिकल फार्मूला भी है यहाँ पे कि फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें। अगर फोर्स के बारे में लिखना होगा तो आप पहले डेफिनेशन लिखिएगा, फिर उसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है उसके नीचे वो लिखना है आपको, ठीक है। एट दिस स्टेज वी कंसीडर ओनली दीज फोर्सेज विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, ठीक है। तो इस केस में हम ऐसे फोर्स को ही कंसीडर करेंगे जहाँ पे हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर हो सरफेस से, ठीक है। जैसे जो अगर हम नेल को हिट कर रहे हैं किसी वुडन चीज़ में या फिर वॉल पे, तो वो जो सरफेस है, सरफेस हो गया वॉल हमारा, और नेल जो हम हिट कर रहे हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने खड़ा किया, एट 90 डिग्री हमने खड़ा किया, तो हम सिर्फ ऐसे केसेस को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। नाउ I now understand why the potter placed the round piece
of a cloth on his head when they have to carry heavy loads. अब इसी तरह से जो पॉटर जो कैरी करते हैं सामान को, वो अपने जो भारी सामान होता है उसको अपने सिर पे रखते हैं, एंड बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड. इस तरह से वो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट लोड का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं अपने हेड से, एंड सो द प्रेशर ऑन द हेड इज़ रिड्यूस्ड. और इस तरह से जो प्रेशर है हेड पे वो रिड्यूस हो जाता है, एंड दे फाइंड द ईजियर टू कैरी द लोड. और इस तरह से वो क्या लोड को उनको लोड कैरी करने में परेशानी महसूस नहीं होती है. थोड़ा उससे वेट अगर हम उसको हैंड से कैरी करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो कांटेक्ट है लगेज का और हमारे हैंड के बीच में, तो एरिया जो है वो बहुत कम है. और अगर हम हेड पे उसको रखते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करके, देखिए जैसे उन्होंने कपड़ा बांध लिया सिर पे, तो वो जो कपड़ा है वो क्या करेगा, एरिया को इंक्रीज़ कर देगा. और उसके बाद हम उसको लोड को जब वहाँ रखेंगे तो हम पे प्रेशर जो है कम पड़ेगा. ठीक है, फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं. इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट दैट द एरिया इज़ इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फोर्स. तो हमने प्रेशर देखा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. तो प्रेशर जो है जितना कम एरिया होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है, जितना कम एरिया होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा. सो स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर. यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा सरफेस पे. ठीक है, द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल सो मच स्मॉलर. पॉइंटेड एंड का जो एरिया है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द हेड पार्ट ऑफ द नेल. तो इसीलिए प्रेशर किस पे ज़्यादा अप्लाई हो सकता है, हमारा प्रेशर जो होगा सफिशेंट टू पुश द प्रोड्यूस. यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा किस में प्रोड्यूस होगा, जब हम नेल को उसके टेल पार्ट से या फिर पॉइंटेड पार्ट में हिट करें, पॉइंटेड पार्ट जो है वॉल के कांटेक्ट में रखेंगे और उसके हेड पार्ट में हिट करेंगे. तो ठीक है, तो यू कैन एक्सप्लेन नाउ why shoulders bag are provided with a broad strap and not thin strap. तो ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी किसी एग्ज़ाम में देखा था कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों जो है जो बैग जो आप स्कूल बैग कैरी करते हैं उनका जो शोल्डर बैग जो होता है हैंग करने, स्कूल बैग जो होता है उसका जो स्ट्रैप होता है जो आप शोल्डर में हैंग करते हैं वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, ताकि वहाँ पे एरिया जो है इंक्रीज़ हो जाए और प्रेशर जो है कम पड़े हमारे कंधों पे. ठीक है, एंड वाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव अ शार्प एंड. और यहाँ पे शार्प एंड क्यों होता है किसी भी चीज़ का जिससे हम कटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी क्या हो, प्रेशर जो है एरिया कम प्रेशर ज़्यादा लगे. ठीक है, और यहाँ पे अब स्कूल बैग में उसका एरिया बढ़ाया जाता है ताकि प्रेशर कम लगे. ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको. ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट लाइन है. डू लिक्विड्स एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. हाँ, क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट. और या फिर इट्स ऑल्सो डिपेंड, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जिस एरिया पे वो एक्ट करते हैं, फोर्स एक्ट करता है उस पर भी डिपेंड करता है. लेट अस फाइंड आउट. यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस. तो टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब. यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेना है, प्लास्टिक पाइप और अब प्लास्टिक का पाइप भी ले सकते हैं. लेंथ ऑफ पाइप ट्यूब शुड बी 25 सेंटीमीटर लेंथ का होना चाहिए एंड इट्स डायमीटर जो है वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए. ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबड़. एक अच्छा रबड़ का अच्छा क्वालिटी का रबड़ होना चाहिए. से रबड़ बलून, मान लीजिए कि बलून हो सकता है. स्ट्रेच द रबड़ शीट टाइटली ओवर द वन एंड ऑफ द पाइप. एक एंड पे उसको रबड़ को आप फिक्स कर दीजिए. होल्ड द पाइप एट अ मिडिल. और पाइप को बीच से पकड़ना है. कीप इट वर्टिकल पोजीशन, खड़े पोजीशन में बिल्कुल उसको रखना है, स्ट्रेट रखना है. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप. और एक फ्रेंड को बोलिए कि उसमें से पाइप में जो है पानी डालें. डज द रबड़ शीट बल्जेस. क्या जो बलून आपने नीचे लगाया उसमें बल्ज आया, बाहर की तरफ वो फूलने लगा. नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. और उस समय जब बल्जिंग शो कर रहा है उस समय जो पानी आपने कितना डाला, किस हाइट पर वो पानी शो कर रहा. पोर सम मोर वाटर. और उसमें पानी डालिए. ऑब्जर्व अगेन द बल्जेस इन द रबर शीट. आप फिर से उसमें रबर शीट और पानी डालिए और बल्जिंग को देखिए. शीट एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम. अब पानी की हाइट को देखिए कि कहाँ तक पानी आपने फिल किया. इसी प्रोसेस को रिपीट करना है.
कुछ टाइम के लिए। एंड कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्जेस इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर? क्या आपको कोई रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है कि बल्जिंग में और जो आपका वाटर का लेवल है आपका ट्यूब में उसमें? ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि जो वाटर का लेवल नीचे है, जहाँ से उन्होंने होल्ड किया उसके नीचे है, तो वहाँ पे बल्जिंग जो है लेस दिखाई दे रही है। और लेकिन अगर हम पानी को और भरते जाएं ऊपर तक, लेवल बढ़ा दिया हमने पाइप में, तो बल्जिंग जो है हमें एक्सपैंड जो है बलून जो है रबर जो है हमें एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है। तो प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है कि जो पानी है वो प्रेशर बॉटम में अप्लाई कर रही है कंटेनर के, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम। वो जितना ज़्यादा उसमें पानी होगा उतना ही ज़्यादा उसमें प्रेशर अप्लाई करेगी। नाउ कम टू एक्टिविटी 8.9। टेक अ प्लास्टिक का बॉटल लेना है आपको। यू कैन टेक अ डिस्कार्टेड वाटर और अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक का भी बॉटल ले सकते हैं। फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब को कुछ सेंटीमीटर लॉन्ग नियर द बॉटम को उसमें फिक्स करना। यू कैन डू सो स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। यहाँ पे देख लीजिए कि क्या, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उसमें एक बलून इस एंड में पानी भरना है। अब यहाँ पे लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड किसी भी कंटेनर में होता है उसके वॉल्स पे भी वो फोर्स एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड टू द वन एंड ऑफ द कंटेनर एंड एट द बॉटम। Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that the water exert pressure on the sides of the container? इसका मतलब यही है। और मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो वाटर है बॉटल में, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके कंटेनर के साइड्स पे। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम छेद कर दिए यहाँ पे, होल्स कर दिए चारों तरफ बॉटल के, तो पानी जो है बाहर निकलना शुरू हो। तो इसे लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर टू द सेम डेप्थ। जो अगर सेम लेवल पे अगर हमने यहाँ पे होल किया है तो वो सेम स्पीड से ही पानी बाहर आना शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है सेम लेवल पे जो है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? तो हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जो लिक्विड है, किसी भी अगर कंटेनर में लिक्विड हमने रखा तो उसके वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखेंगे आगे कि क्या गैसेस भी जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो आई हैव बीन फाउंटेन ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और द होल्स ऑफ द पाइप सप्लाइंग वाटर। यहाँ से देखा कि इसने क्या देखा कि अगर कहीं से पाइप वगैरह टूट जाता है तो वहाँ से क्या स्प्रे एक पानी निकलने शुरू हो जाता है। इट इज़ नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप। तो या ये भी इसलिए होता है कि जो पानी है पाइप में, वो भी पाइप के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, अब नेक्स्ट में देखिए कि अगर आप किसी भी बलून को फुलाते हैं तो वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? तो इसके माउथ को हमें बंद करना पड़ता है ना, इसको क्लोज करना पड़ता है, टाई करना पड़ता है किसी थ्रेड से। क्यों? अगर हम उसको ओपन रख देंगे तो सारा एयर जो है वो बाहर आ जाएगा। और व्हाट हैपन व्हेन यू ओपन द माउथ एन इन्फ्लेटेड बलून? तो वो फ्लैट हो जाएगा। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ होल। अब कोई मान लीजिए कि कोई बलून है और उसमें होल है, तो क्या वो हम उसको फुला पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कैन बी एबल टू इन्फ्लेट, उसको इन्फ्लेट हम नहीं कर पाएंगे। तो कैन वी से दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स इन ऑल डायरेक्शन? तो इस तरह से एयर भी जो है बलून के अंदर हर डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो यू रिकॉल व्हाट हैपन टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि कभी आपकी बाईसाइकिल में से कहीं से भी किसी भी पोर्शन में अगर कोई भी होल हो गया फिर नील चला गया, तो क्या होता है कि आपका बाईसाइकिल के टायर का जो एयर होता है वो निकल जाता है ना। तो डू ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करता है कि एयर भी जो है हमारे बाईसाइकिल में या फिर कहीं भी प्रेजेंट है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है इनर वॉल्स पे। ठीक है, चाहे वो इन्फ्लेटेड बलून हो, चाहे वो हमारा साइकिल का ट्यूब हो। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि जो गैसेस हैं वो भी जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कंटेनर के वॉल पे, जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है उसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 8.10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाते हैं। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, एयर प्रेजेंट है। दिस इन्वेलप ऑफ एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। और यही जो एयर है, एयर का जो इन्वेलप है हमारे चारों तरफ जो हमें सराउंड किए हुए हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है
वो हमारा कई किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बनाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही जो प्रेशर अप्लाई होता है, ये एक्सर्ट करता है अर्थ के ऊपर, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ वी नो दैट प्रेशर ऑफ द प्रेशर वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि प्रेशर जो है वो क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, वो एक तरह का फोर्स है जो कि किसी पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया पे एक्ट कर रहा है। तो इफ़ यू इमेजिन द यूनिट एरिया और अ वेरी लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टैंड इन इट्स फिल्ड विथ एयर। मान लीजिए कि एक सिलिंड्रिकल स्टैंड है, एक सिलिंड्रिकल सिलेंडर है जो कि एयर फिल किया गया है इसके अंदर। देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द ऑन द एयर इन द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन द दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन द कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। बट नाउ हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक, मतलब कितना बड़ा या फिर छोटा हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट अस गेट आइडिया ऑफ सम अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ आइडिया लगाते हैं। टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ रबर सकर, ठीक है। एक अच्छे क्वालिटी का रबर सकर लेना। इट लुक लाइक अ स्मॉल रबर कप। और ये कैसा दिखता है, एक तरह का ये कप के जैसा दिखता है। प्रेस इट हार्ड टू द स्मूथ प्लेन। अब जैसे मान लीजिए इस तरह का जो वॉल पे भी चिपकाने के मिलता है, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन। और उसके लिए क्या, एक प्लेन सरफेस पे हम इसको स्टिक करते हैं। डज इट स्टिक टू द सरफेस। तब आप देखिएगा कि क्या ये स्टिक हो चुका है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ। तो ये चिपक जाता है, उस पर होल्ड कर लेता है वॉल को। तो आप उसको पुल करके देखिए कि क्या आप उसको खींच सकते हैं। तो व्हेन यू प्रेस द सकर, जब आप प्रेस करते हैं, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप एंड द सकर, कप एंड द सरफेस स्केप आउट। ज़्यादातर हवा क्या जो होता है, एयर जो है बाहर निकल जाती है। द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशर ऑन द एटमॉस्फेरिक एक्ट ऑन इट। और यहाँ पे क्यों चिपक जाता है वो, ड्यू टू प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस पर एक्ट कर रहा है उसकी वजह से। टू पुल द शकर ऑफ द सर्फेस, जब हमें उसको बाहर निकालना होता है यानी डिटैच करना होता है वॉल से, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्जर इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उससे जितना प्रेशर उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उससे ज़्यादा फोर्स हमें उस वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम उसको अलग कर सकते हैं। तो दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आपको हल्का सा एक आइडिया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off surface if there will be no air in at all between the sucker and द सरफेस। अगर वहाँ पे कोई एयर ही प्रेजेंट ना हो सकर के बीच में एंड सरफेस के बीच में, तो उसको बाहर उसको डिटैच करना भी मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए। डज इट गिव यू द आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो इससे आइडिया आपको मिल सकता है कि कितना ज़्यादा हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नाउ इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 into 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड। और मान लीजिए कि ये बूझो कह रहा है कि मेरा इस हेड का एरिया मान लीजिए कि 15 into 15 सेंटीमीटर है, तो कितना फोर्स जो है एयर यहाँ पे एक्सर्ट कर सकता है। तो द फोर्स ड्यू टू द एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट of atmospheric pressure and area 15 into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity of an object of mass 225 kg। द रीज़न यहाँ पे क्या होगा कि 225 kg न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। द रीज़न वी आर नॉट क्रस्ड अंडर द दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेज द प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड। तो हम क्रश क्यों नहीं कर दिए गए, इतना सारा प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर भी जो उसके हमारे बॉडी के जो अंदर का प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो भी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इसीलिए जो दोनों प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। हम जो भी आउटसाइड से हमारे बॉडी के प्रेशर लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड। अब कितना ज़्यादा प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर हमारे हेड पे एग्जर्ट कर रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया। Otto von Guericke, a German scientist of 17th century, invented a pump to extract
एयर आउट ऑफ अ वेसल। ठीक है, एयर को वेसल्स, किसी भी वेसल से एयर निकालने के लिए उन्होंने कोशिश की। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। तो वहाँ पे उन्होंने एयर का जो प्रेशर है वो कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है उसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की। ही जॉइंट टू हॉलो मेटालिक हेमिस्फेयर। उन्होंने दो हॉलो बिल्कुल खाली हेमिस्फेयर को, मेटालिक हेमिस्फेयर को ज्वाइन कर दिया, और 1 सेंटीमीटर डायमीटर था उनका। ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम। उनके अंदर से बिल्कुल हवा उन्होंने निकाल दी। एंड देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फेयर। हर एक हेमिस्फेयर को एक तरफ हॉर्सेस, कितने, 8 हॉर्सेस, ठीक है, पुल कर रहे थे। सो ग्रेट इज़ द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फेयर कुड नॉट पुल्ड अपार्ट। और इतना एयर प्रेशर की वजह से, इतना ज़्यादा एयर प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा था कि जो फोर्स है वो जो हॉर्सेस भी, इतने 8-8 घोड़े भी उनको हेमिस्फेयर्स को अलग नहीं कर पाए। यहाँ पे इमेज में दिखाया गया हॉर्सेस पुलिंग द हेमिस्फेयर। ठीक है, ओटो वॉन ग्यूरिक, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, जर्मन साइंटिस्ट। अब हम चैप्टर के एंड पे आ जाते हैं, कीवर्ड्स देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, प्रेशर, पुल, पुश। समरी देख लेते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स कुड बी अ पुश और अ पुल। कोई भी अगर हम पुश और पुल करते हैं तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है। अब फोर्स जो है कैसे हो सकता है? किसी भी चीज़ में इंट्रैक्शन होने की, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इंट्रैक्शन होगा तो उससे फोर्स अराइज होता है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आगे आप जानेंगे कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ डायरेक्शन of the motion or both implies a change in its state of motion. A change in the speed of an object or a direction of its motion, जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज आता है या फिर उसके मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आता है, दोनों इम्प्लाइज करता है उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज। ठीक है, दोनों की वजह से क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज चेंज। अगर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाएगा या फिर उसके शेप में चेंज लाता है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट इन। और जो फोर्स होता है वो दो तरह के हो सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। लिक्विड एंड गैसेज एक्सर्ट फोर्सेज ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड हो या गैस हो, दोनों क्या करते हैं? जिस भी कंटेनर में रहते हैं उसमें उसके वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर हमारे जो एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है वो जो है हम पे क्या कर रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।